हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बायोटेक का प्रीवियस ईयर का 17-18 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, पेपर सॉल्व करने से क्या है कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें कैसा पेपर पूछा जा सकता है। और कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, कभी रिपीट भी हो जाते हैं और या उसी के बेस पे पूछ लिए जाते हैं, उसी में कुछ वैल्यू चेंज करके पूछ लिया जाता है, तो काफ़ी फ़ायदा होता है। बाकी आपको सिलेबस पूरा पढ़ना है, ठीक है। और पेपर में अटेम्प्ट भी करना है, अगर एक आधा क्वेश्चन कम भी आ रहा है तो भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और दिमाग लगा करके करना है। ये नहीं कि उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल जो है रफ कैलकुलेशन लिख रहे हैं, आपको चीज़ें सही लिखनी है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए कैसे इसमें जो है सॉल्यूशन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आप जैसा कि देख पा रहे हैं ABCDEFGH, कुछ जी तक के पार्ट दिए हैं। सारे क्वेश्चन दो दो नंबर के हैं। और आपको जो है जैसे कि यहाँ दिख भी रहा है 14 मार्क्स का सेक्शन ए है। उसी तरह से आपका जो सेक्शन बी है वो 21 मार्क्स का है, जिसमें 3 क्वेश्चन करने हैं। और सेक्शन सी में 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे दिख भी रहा है आपको कि 7 है, जो है वो 7 हो रहा है, ठीक। और उसी तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 में एक करना है, 4 में एक करना है, 5 में एक करना है, 6 में एक करना है और 7 में एक करना है। तो टोटल जो आपका जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा कि 2 मार्क्स के आपको करने हैं 7 क्वेश्चन, ठीक। वो हो जाएगा 44, 14, ठीक है। और सेक्शन ए की बात अगर किया जाए तो ये है हिसाब किताब, ठीक है। बी में क्या करना है, आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 3 × 7 हो जाएगा 21। और इसी तरह से सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी में क्या है कि आपका 5 क्वेश्चन है 7-7 नंबर के, तो वो हो जाएगा 35। टोटल जो है आपका 70 नंबर का पेपर है। अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कुछ जो है वे सॉल्व करके रख रखे हैं, इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। और बहुत इम्पोर्टेंट है ये सेशन, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप ये बात जानते हैं कि e की पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर ax अपॉन a, ठीक है। तो वहीं से आपने क्या किया कि e की पावर ax का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है कि e की पावर ax अपॉन a, यही लगा दिया आपने। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो डिवाइडेड बाई में 3 आ गया। और आप एक बात और जानते हैं कि जो 1 का इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे साथ में dx भी लिखा जाएगा, इधर इसके साथ में dx भी लिखना पड़ेगा। तो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से x होकर के सॉल्व हो जाएगा, ठीक। और ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ और क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कह रहा है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और उसका आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, जरा ध्यान दीजिए। बहुत ही आसान है ये भी, ऑर्डर एंड डिग्री बताना है आपको, ठीक है। देखिए ऑर्डर क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव जहाँ पर हो रहा हो, ठीक है, वो ऑर्डर होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगल डेरिवेटिव हुआ, यहाँ भी सिंगल हुआ, यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव होता है। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसे ऑर्डर बोलते हैं, और हाईएस्ट डेरिवेटिव पे जो पावर लगी होती है उसे जो है आप डिग्री बोलते हैं। तो इस तरह से जो ऑर्डर है वो क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। और जो डिग्री है वो क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑर्डर है वो 2 हो गया और डिग्री क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक। यहाँ पे आपको डिग्री दिख रही है और ये आपको ऑर्डर दिख रहा है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि एक इंटीग्रेशन है उसको इवेल्युएट करना है, ठीक। तो इवेल्युएट कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे लिमिट लगी हुई, लिमिट लगे होने का मतलब होता है कि ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक। तो डेफिनेट इंटीग्रल है, तो डेफिनेट इंटीग्रल को करने का बहुत आसान सा तरीका है कि देखिए डेफिनेट इंटीग्रल सबसे पहले तो समझना पड़ेगा डेफिनेट इंटीग्रल में होता क्या है। डेफिनेट इंटीग्रल में कोई भी फंक्शन है एक्स का तो उसको पहले इंटीग्रेट करते हैं,
और जो भी आएगा फिर उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखी जाती है। तो जैसे कि एक्स की पावर फोर है तो एक्स की पावर फोर का इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, आप भी जानते हैं कि एक्स की पावर फोर का इंटीग्रेशन क्या होगा, फोर प्लस वन हो जाएगा यानी कि फाइव हो जाएगा एक्स की पावर में, और नीचे भी फोर प्लस वन यानी कि फाइव हो जाएगा। तो ये आपने ऐसे लिख दिया। उसी तरह से सेम है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या हो जाएगा कि एक्स की पावर वन प्लस वन हो जाएगी, और नीचे भी क्या हो जाएगा, वन प्लस वन हो जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। अब देखिए कहीं पर भी ये जैसे कि ये लिख दिया आपने, ठीक। अब इसमें पहले क्या करना है, पहले तो वन रखना पड़ेगा एक्स की जगह पे, तो वन हो जाएगा। लेकिन जब एक्स की जगह पे जीरो रखेंगे लोअर लिमिट, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये एफ एक्स है, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन जो है आपने किया ए टू बी में, तो इंटीग्रेशन मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया कुछ कैपिटल एफ, ठीक है, ये स्मॉल एफ था। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि लोअर लिमिट ले लीजिए और अपर लिमिट ले लीजिए। एक्स की जगह पे पहले क्या कर दीजिए, अपर लिमिट रख दीजिए, और माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो वही काम हमने करना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे वन रखेंगे तो ये वन वन हो जाएगा, इधर फाइव हो गया, ठीक है, और ये वन बाई टू हो जाएगा। यानी कि वन बाई फाइव और वन बाई टू को सॉल्व करना है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कैसे निकलता है आपका, फाइव टू ज़ा टेन, तो फाइव टू ज़ा टेन और टू फाइव ज़ा टेन, यानी कि टू प्लस फाइव कितना हो गया, सेवन बाई टेन। तो ये आंसर हो गया। देखिए आसान है, बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है इसमें। जैसे एक क्वेश्चन आया, उसने बोला कि आपको डायरेक्शन रेशियो बताने हैं, ठीक, डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं आपको। तो डायरेक्शन रेशियोज आप कैसे बताएंगे, या ध्यान दीजिए, डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज का मतलब क्या होता है, एल एम एन की वैल्यू दी हुई है। एल एम एन आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा भी कहते हैं, ठीक है। तो जब आप जो है यहाँ पे आप डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं, ओ सॉरी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये ए बी सी है आपका। तो ये ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज को बोलते हैं, और जो एल एम एन होते हैं ये कोसाइन होते हैं। एल कॉस अल्फा होता है, एम कॉस बीटा होता है, और एन कॉस गामा होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो इनका स्क्वायर का ऐड होता है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, तो याद होना चाहिए आपको, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है वो वन होता है। ये नोट पॉइंट है, यहाँ ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये, क्योंकि इस पर भी एक क्वेश्चन दो नंबर का आ सकता है। ठीक है, अब देखिए आपने क्या किया, इसका फॉर्मूला होता है पूरा कि ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर क्या था कि ये वन का स्क्वायर था, टू का स्क्वायर था, और थ्री का स्क्वायर था। तो ये वन हो गया, ये फोर हो गया, ये नाइन हो गया। तो नाइन और वन टेन हो गया, टेन और फोर फोर्टीन हो गया। तो ये वन बाई रूट फोर्टीन हो गया, उसी तरह से टू बाई रूट फोर्टीन हो गया, और ये थ्री बाई रूट फोर्टीन हो गया। तो ये आपका जो है डायरेक्शन कोसाइंस आपके आ गए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ इसमें होता नहीं है खास। ठीक है, और इसके बाद देखिए एक वेक्टर दिया हुआ है, और वेक्टर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर का आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना। तो मैग्नीट्यूड आपको पता है कि जो आई जे के कोफिशियंट होते हैं उनका आप स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे आई के साथ क्या लिखा हुआ है, वन लिखा है, यहाँ भी वन लिखा है, और यहाँ पे भी वन लिखा है। तो रूट में लेकर के आई जे के कोफिशियंट का स्क्वायर कर दिया जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर जैसे ही आप करेंगे ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने वन का स्क्वायर और वन का स्क्वायर कर दिया, तो ये सब रूट थ्री आ जाएगा। ठीक, इसके बाद ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन इसने पूछी थी कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी भी इवेंट के होने का लाइकलीहुड, ठीक है ना, कि कोई इवेंट हो रहा है तो उसके घटित होने की संभावना क्या है। तो इसको थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज हम लिखेंगे जैसे लिखा भी हुआ है, प्रोबेबिलिटी सिंपली डिफाइंड एज लाइकली समथिंग इज टू हैपन। ठीक है ना, कि कुछ होने जा रहा है तो उसके होने का फेवरेबल कंडीशन क्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे कोई इवेंट ई है, तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी दिखानी तो बाहर पी लिख देते हैं, ठीक है, और उसका जो लाइकली या फेवरेबल आउटकम होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, और जो टोटल आउटकम होते हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं। इसको हम ऐसे भी समझा सकते हैं कि अगर कोई डाई है, डाई पर जो है क्वेश्चन इस पर पूछा गया कि एक डाई पर को हम 6 बार थ्रो कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
एटलीस्ट 5 सक्सेस का इन एन ऑड। देखिए अब जैसे एक बात समझिए, इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल हम पहले देना चाहेंगे कि आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, कोई डेफिनेशन आ रही है तो उसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि हेड और टेल, अगर आपने एक कॉइन को उछाला तो उस पर क्या होगा, हेड और टेल। ठीक, तो हेड और टेल हुआ, तो जब भी ये कुछ ऐसा होता है तो करली ब्रैकेट में रख देते हैं, तो ये हो गया टोटल सैंपल स्पेस यानी कि 2। अब अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारी फेवरेबल है तो ये 1 हो गया, तो यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ गई, 1/2। अच्छा एक बात और, एक नोट पॉइंट है कि P और Q जो होता है उनका ऐड, यानी कि P होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, और Q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो P प्लस Q क्या होता है, 1 होता है। ये आप याद रखिएगा हमेशा, ये भी काम आ जाएगा कई बार कि P प्लस Q जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन जैसा कि ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कह रहा है कि एटलीस्ट 5, कभी कभी यहाँ पे एटलीस्ट ना कह के एटमोस्ट कहते हैं। देखिए एटलीस्ट और एटमोस्ट में करना क्या होता है, सीधा सा एक तरीका है, याद रखिए हमेशा। एटलीस्ट होगा तो जो नंबर कहेगा वहां से मैक्सिमम तक का आपको प्रोबेबिलिटी को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि P5 और P6 को यहाँ जोड़ना पड़ेगा। एटमोस्ट अगर कहता तो एटमोस्ट में अगर 5 कह देता तो आपको P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 सब कुछ ऐड करना पड़ता। अब ये कैसे कर रहे हैं जरा ध्यान दीजिए। देखिए जो डाई है यानी कि पासा है, तो पासे में टोटल अंक कितने होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक होते हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर के 6 तक होते हैं ये, तो इसका जो टोटल काउंटिंग होगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6। तो ये 6 लिखा गया इसी वजह से। और जो आपका फेवरेबल है वो क्या है कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर इसमें क्या क्या होते हैं जरा ध्यान दीजिए। ऑड नंबर इसी में जरा ढूंढिए क्या क्या होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑड क्या हो जाएगा, 1 आपका ऑड हो जाएगा, 3 आपका ऑड हो जाएगा और 5 आपका ऑड हो जाएगा। ठीक, तो ये ऑड नंबर हो जाएगा। तो ऑड नंबर के फेवरेबल कितना हो गया, 3 हो गया, 3/6 कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो 1/2 हो गया, तो इसी तरह से क्यू क्या आ गया, ये तो ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ गई कि ऑड नंबर आने की। ठीक है, तो ऑड नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P प्लस क्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 - ½ यानी कि वो क्या हो जाएगा, हाफ। तो कुछ खास नहीं, आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है। P5 अगर आप निकाल रहे हैं या P6 आप निकाल रहे हैं, तो P6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6C6, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है पी एक्स बराबर आर, का जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखिए आप, ये क्या फॉर्मूला होता है, पी एक्स बराबर आर होता है NCR, पी की पावर आर और क्यू की पावर N - R। ठीक, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कोई ना कोई छोटा मोटा क्वेश्चन 2 नंबर का या 10 नंबर का जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम 6 लिख रहे हैं तो आर की जगह पे हमें क्या लिखना है, 6 लिखना है, और टोटल क्या है, एन क्या है, वो 6 है। क्योंकि जो डाई है, पासा है, ठीक है ना, तो 6 टाइम उसको थ्रो किया गया इसीलिए इसको 6 लिखा है। यहाँ पे गिवन है कि एन की वैल्यू क्या है, 6 है, क्योंकि 6 बार वहाँ पे उसको फेंका गया है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया कि पी की पावर हमने, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या निकली थी, प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी देर पहले ही हमने निकाली थी, प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारी, ये 1/2 थी। ठीक है, ये निकाली थी हमने। ठीक, तो हमने ये जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी इसको लिख दिया, और जो है पी की वैल्यू होगी, क्यू की वैल्यू भी हमने निकाल रखी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफ निकली हुई है वैल्यू। ठीक है, तो वही काम किया है हमने कि पी और क्यू को फॉर्मूले में फिट कर दिया। तो आर की वैल्यू हमें पता ही है कि यहाँ पे 6 हो गई थी। ठीक है, तो ये कर लिया, तो ये 1/64 आ गया। इसी तरह से जब हम पी एक्स बराबर 5 करेंगे, ठीक है, वो अलग से दिखाया नहीं गया है, तो पी एक्स बराबर 5 अगर कर रहे हैं हम, ठीक, तो 5 के लिए क्या करेंगे, 6 ही 5 कर देंगे, और 1/2 की पावर 5 कर देंगे, और 1/2 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक, तो ये 65 NC1 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा अगर कोई दिक्कत आए तो। ठीक है,
तो ये 6 हो जाएगी, और इसी तरह से क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 1/64 ही हो जाएगा। ठीक है, तो उसको जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आप, तो अब यहाँ पे 3/32 लिखे ना या ना लिखे, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ जिससे क्लियर कट आपको दिखे सब कुछ। ठीक है, तो आप एक बात समझिए कि देखिए यहाँ पे इसको चाहे तो 6/64 ही लिखा रहने दें, तो वो ऐड होकर के 7/64 स्मूथली आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो कुछ खास नहीं है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि आपको देखिए इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन, और एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो ये केवल आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, कुछ खास नहीं। एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या होता है, x² बाई 2, ये हो गया। ठीक, और e⁻2x का होता है e⁻2x/2, ये भी हो गया। अब आपने अपर लिमिट रख दिया x की जगह पे, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। ठीक है, और यहाँ पर जब x की जगह पे आपने e⁻2x में एक बार x को जब आपने 4 रखा, ठीक, तो ये हो गया e⁻8x। ठीक है, देखिए 8x नहीं होगा यहाँ पे, 8 होगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 × 4 8 हो जाएगा। ठीक, और दूसरी बार जब आप लोअर लिमिट लेंगे, तो लोअर लिमिट में क्या करना पड़ेगा, e⁻0 करना पड़ेगा। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, e⁻0 हो जाएगा। e⁻0 होता क्या है आपका, 1 होता है। तो e⁻8 माइनस e⁻0 हो जाएगा। तो ये हो गया, थोड़ा सा सॉल्व किया एलसीएम एलसीएम लेकर के, तो ये तो 8 हो जाएगा, और ये इस तरह से पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए और ज़रा ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन कुछ दिया हुआ है, और एक कंडीशन भी दी हुई है। ठीक है, तो अच्छा एक बात आपको पता है कि ये जो तरीका होता है कि आप वेरिएबल सेपरेबल लगा लीजिए, वाई को एक तरफ कर लीजिए और एक्स को एक तरफ कर लीजिए। यहाँ ऊपर इसके लिखना भी चाहिए कि बाय वेरिएबल एंड सेपरेबल, बाय वेरिएबल एंड सेपरेबल। ठीक है, तो देखिए आपको ये बात पता है कि 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y, और इसी तरह से x² का हो जाएगा x³ ये हम अपनी मर्जी से कुछ ले सकते हैं, log c टाइप ले लिया हमने। ठीक है, कभी log लेते हैं कभी c लेते हैं, क्योंकि सारे टर्म हम ये देख लेते हैं कि क्या इधर log वाला है इसलिए log ले लिया है, नहीं भी लेंगे तब भी रिजल्ट कोई अलग नहीं आएगा, रिजल्ट सेम आता है। तो ये log y माइनस log c लिख सकते हैं इसको, और इधर हमने लिख दिया ये, तो log y/c हो जाएगा। log m माइनस log n आपको पता ही है log m/n होता है। ठीक है, तो उसी से कर लिया। अब एक बात आपको और थोड़ा सा ध्यान देनी है कि आप इसको दिमाग में रखिए कि अगर कहीं पर भी log 1 0 होता है, तो e⁻0 को हम लोग 1 कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 1 है वो क्या है, वो 1 आपका y/c की तरह है। ठीक है, तो y/c की तरह है, ये क्या है आपका 1 है। तो ये 1 को आप इधर लिख दीजिए। ठीक है, और e की पावर में 0 को भेज दीजिए, यानी कि इसको भेज दीजिए e की पावर में। ठीक, तो हमने ये भेज दिया, और इस तरह से जब हमने क्या किया कि c को उधर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये तो c है हमारा, c को हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दिया। अब क्या कर रहे हैं, हम कंडीशन लगा रहे हैं। तो ये कह रहा था कि जब x 0 होता है तो y 1 होता है। ठीक है, तो x को यहाँ पे 0 रख दिया, तो 0 से किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई तो वो e की पावर 0 ही हो जाएगा। e की पावर 0 1 होता है, और इधर लेफ्ट हैंड साइड जो है y का जो वैल्यू है वो 1 हो गया। तो 1, तो यानी कि c की वैल्यू 1 आ गई। जो वैल्यू आएगी हम उसको जो है पीछे वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट मार देंगे, तो सब्स्टिट्यूट मारा तो ये हमारा आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि पहले ए बी जो है ए बी को निकाल लिया। ठीक है, ए बी कैसे निकलेगा, ए बी निकलेगा आपका कि पहले बी वेक्टर लिखेंगे माइनस ए लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले आप बी वेक्टर लिखेंगे, ठीक है ना, बी वेक्टर प्लस में होगा, ये बाद में माइनस में लिखा जाएगा ए वाला। तो ये जब माइनस में होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2i।
इसको देखिए थोड़ी सुविधा के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं, आई लिख लेते हैं, ठीक, 2J लिख लेते हैं और 3K लिख लेते हैं, ठीक। और जो है इसके बाद हम जब ये माइनस लगाएंगे तो ये 2I हो जाएगा। अच्छा पापा, इतने कंधे भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया कि ये जब -3J हो गया, ठीक, और इसी तरह से -5K हो गया। जब इसको आपने ऐड किया तो ये हो गया 3I -J -2K। तो आपने जैसे ए बी लिखा है उसी तरह से बी सी भी लिखा। देखिए आप एक चीज़ समझ रहे हैं कि ए बी और बी सी में जो रेशियो है वो 2 टाइम का है, यानी कि ए बी जो है वो वो बी सी का हाफ है, यानी कि 2 AB क्या है, बी सी है, ठीक। यानी कि ए बी और बी सी जो है वो पैरेलल है, ठीक। कभी भी दो लाइनें अगर पैरेलल होती हैं तो उनका उनमें जो है वो प्रोपोर्शन होता है या लैम्डा टाइम मल्टीप्लाइड होती हैं, ठीक। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं बी जो है ये इनका कॉमन पॉइंट है, तो आप लिखेंगे बी इज कॉमन पॉइंट। और अभी तक आपने जो कुछ देखा था कि शायद ये लाइनें पैरेलल थी, लेकिन कॉमन पॉइंट हो जाने की वजह से ये बात क्लियर कट हो गई कि ये लाइनें पैरेलल नहीं है, यानी कि ये एक ही पॉइंट पर, एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट पड़ रहे हैं, ए बी एंड सी। तो इसलिए क्या होगा कि ए बी सी जो है वो एक लाइन पर है, तो ए बी सी क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। और यही आपको शो करना था, तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया, या हेंस शोन हो गया कि ए बी सी जो है वो क्या है, कोलिनियर है, ठीक। आसान सा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है ये। इसके बाद जो है ये कह रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन फाइंड करनी है, ठीक है, वेक्टर की, जहाँ पे जो वेक्टर है वो ये कह रहा है कि कार्टेशियन फॉर्म है, पास होता है किसी पॉइंट से, एक पोजीशन वेक्टर एक दिया हुआ है 2I -J +4K, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है आपका, दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है I +2J - K, ठीक है। तो आपको ये बात पता है कि अगर कोई भी जो लाइन की इक्वेशन है, अगर वो दो वेक्टर से पास होके जा रहा है तो उसका होता है R बराबर A + लैम्डा बी। तो यहाँ पर हमने यही काम कर दिया। और देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आई है, इसके साथ भी आई है, इसको 2 + लैम्डा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 λ - 1। तो ये हमने कर दिया, और अब इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, लैम्डा को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। तो देखिए वेक्टर आर होता क्या है, XI + YJ + ZK। तो λ +2 को आपने x लिखा, ठीक है, तो लैम्डा यहाँ से क्या निकल आया, x - 2, ठीक। उसी तरह से आपने दूसरा कोई रेशियो उठाया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है -2 λ - 1, और ये है आपका y, ठीक है। तो ये आपका हो गया -2 λ + 1 बराबर y, ठीक है। और इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि 1 - y जो है वो 2 λ हो गया, और लैम्डा क्या हो गया, 1 - y/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आप जब ये लिख रहे हैं तो आप लिखते समय यहाँ पे ये एक प्लस का साइन होगा, ठीक है। ये बाय मिस्टेक जो है यहाँ पे मिसप्रिंट था, ये प्लस का साइन होगा, क्योंकि प्लस का साइन है तभी वो 1 - y आएगा, और 1 - y, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जब प्लस होगा तो आपका क्या होगा कि ये आपका माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक।
और ये आपका जो है ये हो जाएगा आपका y+1 या 1+y। तो लेमडा क्या हो जाएगा 1+y/2। ठीक है, तो इस तरह से आपने लेमडा को एक बार एलिमिनेट किया एक्स में, एक बार वाई में, और जब जेड में करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो क्या है, आपको कुछ प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू दी हुई है, पी ए दिया है 0.8, पी बी दिया है 0.5, और आपको पी ए पी बी अपॉन ए दिया हुआ है 0.4। देखिए, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, तो अगर आप ये लिख रहे हैं कि पी बी अपॉन ए, तो जो चीज़ आप नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में उसको प्रोबेबिलिटी वाइज नीचे लिखना पड़ता है पी ए। ठीक है, तो पी बी अपॉन ए क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। आपको एक बात पता है कि क्वेश्चन में आपका इंटरसेक्शन जो है वो नहीं पता है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हो क्या जाएगा कि पी बी अपॉन ए इंटू पी ए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पी बी अपॉन ए क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.4 और पी ए भी दिया हुआ है 0.8। तो 8×4 = 32, लेकिन डेसिमल आ जाएगा 2 प्लेस बाद, तो ये आंसर आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी का। अब आप जब ए अपॉन बी लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, तो आपको बी नीचे लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि दूसरा पार्ट यही है। तो आपको पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अभी अभी हम लोगों ने चूंकि फाइंड किया था, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है 0.32। तो आपने ऊपर से इसको रख दिया, और ये क्वेश्चन में आपके गिवन है पी बी, आपके क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है ये 0.5। ठीक है, तो ये आपने 0.5 रख दिया, तो इस तरह से आपने सॉल्व किया डिवाइड दे करके, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने क्या किया कि कुछ जो है सेक्शन ए तो हम पूरा कर ले गए, अब हमको सेक्शन बी निकालना है। ठीक है, सेक्शन बी में ये जो प्रॉब्लम आया है सर थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आया है तो देखना पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो आपको यहाँ पे एक्स की जगह पे टेन थीटा पुट करना पड़ेगा। तो एक्स टेन थीटा अगर आप रख रहे हैं तो आपको पता है कि जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा sec² थीटा d थीटा। जब आप एक्स को ज़ीरो रखेंगे तो थीटा की वैल्यू ज़ीरो आएगी इसमें, और जब आप एक्स को वन रखेंगे, क्योंकि कंडीशन दी हुई है 0 to 1, ठीक है, तो आपकी वैल्यू थीटा की पाई/4 हो जाएगी। तो ये इंटीग्रल इस तरह से बदल जाएगा। ठीक, तो जो इंटीग्रेशन है जब आपने लिमिट चेंज किया, वैल्यू पुट किया, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये sin 2 थीटा हो जाएगा, ये साइन इनवर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स और साइन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, sec² थीटा हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने 2 को बाहर ले लिया, लिमिट लगा दिया 0 से पाई/4 का, 2 थीटा sec² थीटा डी थीटा, तो 2 बाहर हो गया। और इसको अब हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट है वो क्या कहता है कि आप आइलेट रूल लगाइए। आइलेट के हिसाब से क्या होता है कि इनवर्स लॉग अर्थमेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आपका जो है बहुत बाद आ रहा है, और एक्सपोनेंशियल एल्जेब्रिक पहले आ रहा है। तो थीटा आपका एल्जेब्रिक है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा, इसको सेकंड लेना पड़ेगा। ठीक है, एल्जेब्रिक फर्स्ट और ये सेकंड। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है कि फर्स्ट लिख दीजिए, ठीक, और सेकंड वाले का इंटीग्रल लिख दीजिए। ठीक, तो यही हमने किया है। और यहाँ पे फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव लिख दीजिए, सेकंड का इंटीग्रेशन लिख दीजिए, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन लिख दीजिए। ठीक है, तो ये काम हमने लिख लिया। तो देखिए ये चीज़ किया है कि पहले इसका पूरे का, फिर यहाँ ब्रैकेट बना दिया गया और लिमिट लास्ट पे लगा दी 0 to π/4। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन थीटा होता है, यहाँ पे इंटीग्रेट किया टेन थीटा आ गया। थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के लिए करेंगे, यहाँ पे एक्स नहीं होगा, ये डी थीटा डी/डी थीटा होगा। ठीक है, तो थीटा का थीटा के लिए डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये हो गया टेन थीटा। टेन थीटा का इंटीग्रेशन किया तो वो लॉग में करके होता है। ठीक है, और उसको हमने फिर वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू पुट करने पर हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो
लॉग में देखिए टेन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। जैसे कि इसको लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो कॉस को अगर हम लेट करते हैं, कॉस को अगर हमने लेट कर लिया टी, ठीक है, तो कॉस को लेट किया तो उसका क्या हो गया, साइन थीटा डी थीटा डी टी। ठीक है, तो वही काम हमने किया। और देखिए यहाँ पर क्या है कि जो टेन थीटा है, टेन थीटा को थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। मैंने जो अभी बोला था उसमें थोड़ा सा जो है, क्योंकि गड़बड़ी हो रही थी, उसको थोड़ा मैं करेक्ट कर रहा हूँ अपनी बात को। ठीक, तो टेन थीटा का इंटीग्रेशन होता क्या है, वो तो लॉग सेक थीटा होता है। ठीक है, क्यों होता है जरा देखिए। टेन थीटा है, तो टेन थीटा डी थीटा को जब इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो टेन को क्या करेंगे आप, साइन अपॉन कॉस लिखेंगे। ठीक है, तो जो कॉस को जब आप टी लेट करेंगे तो कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा आएगा। तो यानी कि माइनस का लॉग जो है कॉस थीटा लिखिए, या प्लस का लॉग सेक थीटा लिखिए। तो यहाँ पे लॉग सेक थीटा आएगा, और सेक थीटा में जब पाई बाई फोर रख देंगे तो ये वन बाई रूट टू हो जाएगा, और जैसे ही आप ज़ीरो रखेंगे तो वो लॉग सेक ज़ीरो वन हो जाएगा, तो लॉग वन ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से ये इंटीग्रेट हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे आसानी के साथ। ठीक, अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि जो आर्क है, एरिया जो है, एरिया सॉरी, एरिया है सर्किल का, वो ये दिया हुआ है। तो इंटीरियर है एक पैराबोला के, तो आपने क्या किया, सर्किल बना लिया, पैराबोला बना लिया, और पैराबोला दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, आप इसको लिख सकते हैं वाई को यहाँ से निकाल लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फोर, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन फोर वाली वैल्यू को हम यहाँ क्वेश्चन नंबर वन में पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कुछ वैल्यू आ जाएगी। ये हम नहीं लिख सकते इसको क्योंकि ये माइनस में जा रहा है, इमेजनरी होने लग जाएगा। इमेजनरी को हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करते हैं, तो हम रियल के लिए सॉल्व करेंगे। तो एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो ये वाली माइनस का रूट टू, और दूसरी ये प्लस का रूट टू। ठीक है, तो माइनस का रूट टू, तो माइनस के रूट टू पे वाई क्या होगा, है ना, और प्लस के रूट टू पे वाई क्या होगा, ये देखने की बात है। ठीक, तो अब यहाँ पे हमें जो एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे कि देखिए, या तो माइनस के रूट टू से ज़ीरो जाए, फिर ज़ीरो से रूट टू जाए, या ज़ीरो से रूट टू वाले एरिया को ही दो बार ले लें। ठीक है, तो अब उसमें करना क्या है कि हमें सर्किल के एरिए से, ये पूरा इतना सर्किल का पार्ट है, ठीक, इसमें से हमको ये पैराबोला वाले पार्ट को हटा देना है। ठीक, तो हमें ये नीचे का एरिया मिल जाएगा। भाई ये सर्किल हो गया। ठीक है, और सर्किल ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक, तो इसमें से जो हमको ये पैराबोला का पार्ट है, और यहाँ पे एक लाइन जो है वो लाइन कुछ इस तरह की है, देखिए ध्यान दीजिए, ये लाइन है। ठीक है, तो यानी कि ये जो पोर्शन हो रहा है हमारा, ये कुछ इस तरह का, इसमें हमको सर्किल वाले में से ये पैराबोला हटा देना है। ठीक, तो जो पोर्शन यहाँ का बचेगा यही हमको आंसर रिजल्ट में निकालना है। ठीक है, तो उसी के लिए सारा हमको जो है ध्यान देना है। और ये कैसे हो सकता है, देखिए बड़ा आसान है कि हम वाई वन माइनस वाई टू कर दें तो ये शोर्टेड पोर्शन हमारा आ जाएगा, रूट टू जो ज़ीरो से रूट टू तक की है, इधर थोड़ा सा थोड़ा पार्ट आपका रह भी जाएगा। तो देखिए जब हमने इसको किया, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला लगता है कि यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फार्मूला भी हम लोग कुछ देर पहले भी लगा चुके हैं। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, फार्मूला हम लोगों ने पहले भी लगा लिया है, एक बार यूज किया हमने फार्मूला। ये फार्मूला हमने यूज किया है, जस्ट अ सेकेंड।
देखिए फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। समथिंग इस तरह का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये आपका एक अलग इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर बाई फोर, और इसका इंटीग्रेशन जो है ये अलग आ गया एक्स एक्स क्यूब बाई 12। ठीक है, ये तो अलग हो गया। और यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो a की वैल्यू क्या है आपकी, वो है 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 9/4 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसी को हमको यूज करना है आगे। और हमने ये बस पुट कर दिया इसको, 3/2 का स्क्वायर कर दिया तो 9/4 आ गया। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 × 2 8 हो गया, तो ये हो गया 9/8। इसी तरह से हमने लिख दिया, पूरा सॉल्व कर दिया, लिमिट लगा दिया, एक्स की जगह पे हमने √2 रख दिया। तो √2 रखा, और यहाँ पर भी √2 रखा, और यहाँ पर भी √2 रखा। ठीक है, और सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आ गया हमारा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सॉल्यूशन ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, तो कुछ खास नहीं है। वाई लिखा है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया, और ये जो कुछ भी इक्वेशन था आपका, इसको स्टार इक्वेशन लिख देंगे, गिवन में करके पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से फ़ायदा क्या होगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सब कुछ जीरो आने लग जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो आएगा और राइट हैंड साइड भी जीरो आएगा। अगर दोनों जो साइड हैं वो सेटिस्फाई कर रही है, तो हम लिख सकते हैं कि e⁻³ जो है वो सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक इक्वेशन है, और वहाँ पे पैराबोला जो है वो ओरिजिन से होके जा रहा है, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस जो है उसकी एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो है वो एक्सिस है। तो इस ये पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अगर जो एक्सिस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की। ठीक, तो ये होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये 2y हो गया, dy/dx हो गया, इक्वल टू 4a हो गया। ठीक है, 4a हो गया। तो यहाँ से आपने देखा कि a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, और a की जो भी वैल्यू आ रही है उसको अगर हम इक्वेशन स्टार में पुट कर दें, ठीक है, तो कुछ कटपिट हो जाएगा, और वहाँ से ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी सॉल्व होकर के आ गई। ठीक है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि हमको ए एलिमिनेट करना रहता है, एक ही कांस्टेंट आ रहा है इक्वेशन में, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, हम एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जब हमने डिफरेंशिएट किया तो ये ए में आने लग गया, तो ए की वैल्यू हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो वाई है वो एक बार कैंसिल हो गया, और ये हमारा रिजल्ट आ गया। देखिए पैरेललोग्राम का अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो दी हुई हैं वेक्टर फॉर्म में, और उसका हमको एरिया निकालना है। तो ये फॉर्मूला होता है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है कैसे, आई जे के लिख लीजिए। यहाँ पे आई के साथ क्या है, 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो लिख दिया आपने। और यहाँ 1 है, -1 है, यहाँ 1 है, आपने लिख दिया। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होती है, आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होती है। देखिए जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो हम इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग आई लिखेंगे। ठीक, आई लिखेंगे तो आई के में क्या हो जाएगा कि 1 1 × 1। ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक, तो पॉजिटिव होता है, और नीचे से ऊपर का मल्टीप्लाई निगेटिव होता है। तो जब आई लिखेंगे हम लोग तो क्या करेंगे कि ऐसे आई लिखेंगे। ठीक है, तो 1 × 1 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5 आई, ये सही लिखा गया है। फिर माइनस जे करेंगे। देखिए जब जे के लिए हम लोग जा रहे हैं, जब आई के लिए गए थे तो हमने ये इसको जो है हाइड कर दिया था, केवल इतने का कैलकुलेशन था। अब क्या करेंगे, अब जब जे लिखने जा रहे हैं तो जे में हम जे जहाँ लिखा है उस रो को हाइड करेंगे, और जे के नीचे वाले कॉलम को हाइड करेंगे, तो बचा क्या हमारा, ये बचा।
3114 ऐसे। तो 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 × 1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 3 - 4 क्या होता है, -1। ठीक है, बट आपको पता है कि यहाँ पर जे के साथ एक माइनस भी चल रहा होता है, तो ये हम सॉल्व कर लेंगे आगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जे। अब उसी तरह से हमको के को सॉल्व करना है, तो के के लिए क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। देखिए के कैसे सॉल्व करेंगे। के बहुत आसान है कि हम क्या करेंगे कि के लिए हम इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 × -1 कितना हो जाएगा, -3, और यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक, तो ये -4 हो जाएगा, तो ये -4 के हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने रिजल्ट लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसका मॉड निकालना है। मॉड कैसे निकलता है कि 5 का स्क्वायर कर दे, 1 का स्क्वायर कर दे, -4 का स्क्वायर कर दे, तो उसका रूट ले लें ऐड करने के बाद, तो ये √42 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें वेक्टर निकालना है, वेक्टर इक्वेशन निकालना है लाइन का, प्लेन का। ठीक है, और ये पॉइंट दिए हैं 3, ए बी और सी। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि हम क्या करेंगे, पहले ए बी क्रॉस बी सी निकाल दें। तो ए बी कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि बाद वाले कोऑर्डिनेट से -2i से 2i को माइनस करेंगे, तो ये -4i आ जाएगा। -3 को -5 से माइनस करेंगे, तो -8j। तो इस तरह से ए बी और बी सी निकल आया। अब ए बी बी सी को हमने क्या किया कि वैसे ही डिटर्मिनेंट निकाला जैसे पीछे निकाले थे, ये आ गया। अब क्योंकि इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है R.N इज इक्वल टू जो भी आपका, देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू भी दी हुई है इसकी कि जो आपका इनका परपेंडिकुलर हो। देखिए इसमें जो है R.N कैप जो है वो नॉर्मल के लिए जो है R.N कैप P होता है। अब R जो है हम इसमें से एक वेक्टर ले लेंगे 2i + 5j - 3k के लिए। ठीक, और इससे डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट करने पर ये P की वैल्यू आ जाएगी। जो P की वैल्यू है हम इस स्टार इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे, यही हमारा प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है दो लाइन के लिए। तो ये देखिए एक लाइन है A1 + λ B1 टाइप, दूसरी है A2 + μ B2 टाइप। तो इसका ये फॉर्मूला होता है कि B1 क्रॉस B2 और A1 - A2। ठीक है, A1 - A2। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए जो लिखा गया है इसमें थोड़ी सी देखिए, यहाँ तो लिख दिया है A1 + λ B1, ये सब सब सही है। और यहाँ पर जो है हमने A1 लिया है किसको, i + 2j + k को, पहले वाले को A1 लिया है, दूसरे वाले को ये लिया है 2i - j - k को। ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये A2 - A1 होता है फॉर्मूले में। ठीक है, यहाँ पे A2 - A1 होता है। तो दो में से एक गया तो i हो गया, ये माइनस का j है, -2 -3j हो गया, और ये -k और -k हो जाएगा, तो -2k। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन था फॉर्मूले में, ये बिल्कुल सही है। तो ये A2 - A1 ये हो गया, और यहाँ A2 - A1 हो गया। बस अब आप क्या करना है कि यहाँ पे B1 × B2 यानी कि ये B1 × B2 निकालना है आपको। तो B1 × B2 डिटर्मिनेंट मेथड से निकालेंगे। ठीक है, और फिर उसी का आपको मॉडुलस भी ले लेना है, और बस सबको सेटिस्फाई करा देना है। ठीक है, जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको मैंने बताया है कि B1 × B2 कैसे होगा, डिटर्मिनेंट मेथड से होगा, आई जे के करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, और आप आई जे के नीचे उसकी वैल्यू भी लिखते जाएंगे। ठीक है, कि B1 में क्या क्या था और B2 में क्या क्या था, फिर उसकी डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3i + 3k। अब इसका डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, देखिए यहाँ पर जो है एक प्लेन का वेक्टर क्वेश्चन निकालना है जिसकी डिस्टेंस दी हुई है ओरिजिन से
और नॉर्मल वेक्टर दिया है ओरिजिन से, ठीक है। तो आपको ये बात पता है कि अगर डिस्टेंस दी है यानी कि डी दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई अगर वेक्टर है आपका तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर आपको पता है कि मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं। अब अगर आप इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं प्लेन की, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह से आपने लिख दिया, और आपको जो है यहाँ पर प्लेन का इक्वेशन मिल गया, जो कि आप चाह रहे थे। क्या चाह रहे थे आप? आर, वेक्टर आर डॉट, आप चाह रहे थे उस प्लेन का वेक्टर इक्वेशन, तो वो आपको मिल गया। कैसे मिल गया? रूट 29 कैंसिल हो गया, तो ये आपका इक्वेशन हो गया प्लेन का, ठीक है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि एक रैंडम वेरिएबल है, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दी हुई है, और आपसे कह रहा है कि मीन या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। ठीक, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। इसमें आप क्या करिए कि जो भी एक्स की वैल्यू दी हुई है उनको करस्पॉन्डिंग पी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 2 को 0.3 से, 3 को 0.4 से और 4 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, 0.3, 0.4 और 0.3 जब आप जोड़ेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम होता है वो हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। दुनिया में जितनी भी प्रोबेबिलिटी हैं उनकी उनका जो सम होगा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आ गया मीन, मीन आ गया 3, ठीक। और उसके बाद आपने क्या किया कि इनके स्क्वायर कर दिए, एक्स के, यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर दिया, और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व किया, आपका 9.6 आया। अब क्या करना है कि जो ये स्क्वायर वाला आ रहा है और जो पहले मीन निकला था, ठीक है, मीन का स्क्वायर कर दिया, यानी मीन था 3, 3 का स्क्वायर कर दिया, इस 9.6 को लिख दिया, दोनों को डिफरेंस कर लिया, तो ये आपका वेरिएंस का वैल्यू हो गया। वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से लिखते हैं, तो सिग्मा का स्क्वायर 0.6 आ रहा है, तो सिग्मा क्या आएगा? रूट ऑफ 0.6। अगर आपसे पूछा जाएगा तभी आप वैल्यू बताएंगे, नहीं तो आप केवल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएंस की वैल्यू पूछी गई है, तो वेरिएंस ही आप बताएंगे कि 0.6 हो गया है, ठीक है। और इसी तरह से एक कार्ड है, वहाँ पे आपको जो है कुछ चांसेस दिए हुए हैं किस किस तरह से आपको कार्ड को जो है, एक वेल शफल्ड जो है वो डेक है, उसमें से कुछ कार्ड्स को निकालना है। कितने कार्ड्स को निकालना है? 4 कार्ड्स को निकालना है, ठीक है। तो 4 कार्ड्स को कैसे निकाले? पहला है कि सेम सूट का हो, ठीक। तो सेम सूट कैसे होता है? सेम सूट होता है कैसे कि देखिए, सेम सूट होने का मतलब क्या है कि सेम सूट होने का मतलब यही है कि आपने क्या किया कि देखिए, 13 जो कार्ड्स होते हैं वो एक कलर के होते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, डायमंड हो गया, स्पेड हो गया, क्लब हो गया। तो 13 में से अगर एक कार्ड निकाल लिया जाए, फिर 13 में से एक निकाला जाए, फिर 13 में से एक निकाला जाए, और फिर 13 में से एक निकाला जाए, ठीक। तो जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कि वो हो जाएगा आपका 13 की पावर 4, ठीक है। 13 की पावर 4 कितनी हो जाएगी? 28561, तो 28561 हो गया। और इस तरह से आपका ये जो प्रॉब्लम है ये तो सॉल्व हो गया, ठीक। उसके बाद ये कह रहा है कि डिफरेंट सूट्स के निकालें अगर 4 कार्ड, ठीक है। तो देखिए, डिफरेंट सूट्स का निकालने का मतलब क्या है कि 13 में से 4 लेने, यानी कि 13 C4 हो जाएगा। और अब इसको 4 तरह से कर सकते हैं। हो सकता है कि हम सारे के सारे चारों पत्ते जो है वो हार्ड के लिए, या तो इस तरह के चार, चार से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल वेज हो जाएगा। उसी तरह से ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है 26। यहाँ पे कह रहा है कि 2 रेड कार्ड हो और 2 ब्लैक हो, तो टोटल जो कार्ड होते हैं वो 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। तो 26C2 इंटू 26C2 हो जाएगा। 26C2 निकालने का तरीका क्या होता है आपका? वो होता है कि NN-1/2, तो यानी 26 × 25/2, ठीक है। और 26 × 25/2, ठीक है। तो ये 2 टाइम ही हो जाएगा, 26 × 25 कर देंगे, ठीक। तो आंसर आ जाएगा आपका ये आ जाएगा
लगभग आएगा ये आपका 650। 650 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप ये सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट मैंने कर दिया है। ठीक है, और इसी तरह से वो एक और पार्ट आपसे कह रहा है कुछ। ठीक, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कार्ड्स जो है वो सेम कलर के आए। तो सेम कलर के कार्ड्स आने का मतलब वही है कि 14 × 13 से 4, तो सेम आंसर आएगा 2860 वेज। ठीक है, इसी में कुछ एक आधे प्रॉब्लम और भी पूछ लिए जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।